नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, ये बिहार के उन शिक्षकों के लिए बहुत अहम वीडियो है जिन्होंने NIOS से डिलीट कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में तो आ गया है, लेकिन बिहार की स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि वहाँ पे जो BPSC बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई, उसमें जो NIOS से डिलीट किए थे उनको माना नहीं गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश ऐसा ही था जिसके कारण उसको नहीं माना गया। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ने अपने फैसले को पलट दिया है और जो NIOS से डिलीट था उसको रेगुलर मान लिया है, उसको इक्विवेलेंट मान लिया है, तो और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको बैक डेट से माना जाए, इसको लागू किया जाए। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आखिर इसको बैक डेट से बिहार में जहाँ नौकरियां हो चुकी हैं, लोगों को नियुक्ति पत्र दे चुका है, शिक्षक योगदान कर चुके हैं, तो वहां पे ये कैसे लागू होगा, उसके लिए कोर्ट के फैसले में क्या कुछ है, वहां पे कोई रास्ता है उस पर, तो हम उनसे बात करते हैं। वकील साहब हमारे साथ हैं, मनदीप कालरा जी, जो कि पिछले वीडियो में थे, जिन्होंने कि पूरे देश के 12 लाख ऐसे शिक्षकों की लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने पुनर्विचार याचिका के माध्यम से शिक्षकों के पक्ष में फैसला लाया। वकील साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार वकील साहब, एक तो चलिए, आपने इन 12 लाख शिक्षकों के लिए इतना बड़ा फैसला ले आया, जो दिन रात चिंतित थे, उनको आपने एक राहत भरी खबर दिलाई जी। लेकिन बिहार के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। बिहार में जाके TRE1, TRE2 ये सब हो चुका है, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल गया, वो बहुत योगदान भी कर चुके हैं जी। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि वो बैक डेट से इसको इम्प्लीमेंट, तो वहाँ पे क्या कुछ रास्ता बनता है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, बड़ा आपने कमाल का सवाल पूछा है कि जहाँ पे इस टाइम पे इस सवाल का सबसे ज्यादा रेलेवेंस है जी। अब मानेगी नहीं, कल से लेकर अब तक मेरे पास कम से कम 100 कॉल्स आ चुके हैं बिहार से कि सर हमें TRE2, TRE3 में कैसे पार्टिसिपेट कराना, हमें बताइए। अब इस सवाल का मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक प्राइवेट कॉल पे किसी को बताऊं, इसलिए मैं आपके माध्यम से सबके साथ बता सकता हूँ, मैं गाइड कर सकता हूँ जिसको जिस तरह से रास्ते से जाना जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, हमने एक सुप्रीम कोर्ट में बिहार का जो रिट पिटिशन है, बिहार में सबसे पहले रिट पिटिशन अलाउ हुआ था कि इनको इक्विवेलेंट माना जाए, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम और उस पर कंटेम्प्ट भी फाइल हुआ कि इनको इक्विवेलेंट नहीं मान रहे, पटना हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट भी पेंडिंग है। उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में 28/11 को, जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, वो डिसाइड हो गया। फाइनली बिहार सरकार ने क्या किया कि उस जजमेंट के बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया और इनको इक्विवेलेंट ना मानने की वो उन्होंने प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक नोट दे दिया अपने जो भी रिक्रूटमेंट सारी थी कि भाई 18 महीने वाले अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ TRE2, TRE3 में जो भी चीजें चलती रही, कहीं ना कहीं ये आश्वासन रहा लोगों को कि हम अगर अप्लाई करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं से कुछ मिल सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। और अल्टीमेटली उनको होप था कि रिव्यू में हम आगे शायद हमें जीत मिलेगी तो ये हम पे अप्लाई करेगा। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी बात को मान के उसको बैकडेट से अप्लाई करा दिया, यानी कि डेट ऑफ जजमेंट से, तो कहीं डिस्क्वालिफिकेशन रहा ही नहीं। बिहार सरकार ने तो डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे किया था, बिकॉज पटना हाई कोर्ट तो ऑलरेडी अलाउ कर चुका था। जब डिस्क्वालिफिकेशन ही नहीं रहा, चाहे TRE2 हो चाहे TRE3 हो, उसमें हर NIOS DLED को पार्टिसिपेट करने का भी पूरा राइट है और अपॉइंटमेंट अगर वो मेरिट लिस्ट में आते हैं तब भी पूरा राइट है। अब वो करे कैसे? हालांकि बिहार सरकार का, हमने बिहार की तरफ से यहाँ पे MA फाइल करी थी, बिहार सरकार जो कल रिव्यू का ऑर्डर आया उसमें पार्टी भी थी, तो ऑर्डर उसको एज इट इज अप्लाई करेगा। उसके अलावा हमने एक ट्रांसफर पिटीशन भी डाली हुई है जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो अगर जो अपॉइंटमेंट जो काउंसलिंग होने वाली है 16 तारीख से, अगर उसमें NIOS DLED को इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज कई तो NIOS DLED वाले हैं जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया और कईयों ने है, क्योंकि उसमें खास करके एक ये पॉइंट मेंशन था जो किए हैं उनको नहीं। हाँ, तो इसका 2 तरीके हैं। अगर तो हम सुप्रीम कोर्ट से करना चाहते हैं तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है वो सबसे इजीएस्ट वे है, उसमें हम एप्लीकेशन डालें जितने भी TRE2, TRE3 के हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का 10/12 को जजमेंट आ गया है, अब हम एलिजिबल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम एलिजिबल आज से नहीं है, 28/11 से एलिजिबल है, इसलिए आप TRE2 को रीओपन करिए, TRE3 को रीओपन करिए और हमें कंसिडर करने का मौका दीजिए। एक तो ये तरीका है, बिकॉज वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, ट्रांसफर पिटीशन जो हमने बिहार की तरफ से डाला। हाँ, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहता, जो मेरे को लगता है सबसे इजीएस्ट वे है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर आ चुका है, जस्टिस रॉय की बेंच के पास वो मैटर पेंडिंग है। दूसरा ये तरीका है कि हम बिहार पटना हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डालें
और बोले कि सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जब क्लैरिफिकेशन आ गया है तो पटना हाई कोर्ट को इम्प्लीमेंट करना उस पर मैंडेटरी है। और उनको बोले कि या तो ये काउंसलिंग को स्टे कर दो, काउंसलिंग स्टे कर दी जाए, या फिर रीओपन करके हमें मौका दे के फिर ये काउंसलिंग आगे बढ़ाई जाए। अगर ये चीज अब के टाइम पे नहीं करी तो बाद में एक बार काउंसलिंग हो गई और कोई दिक्कत हुआ तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होगा। आज कल और 16 तक का जितना भी वर्किंग डेज बचे हैं उस पे स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। अगर जो भी TRE 2 में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो भी TRE 3 में रिक्रूटमेंट चाहता है, बिकॉज TRE 2 TRE 3 अल्टीमेटली तो क्लॉज को चैलेंज करने की जरूरत है रिट पिटिशन में, और जिसका ट्रांसफर हमने मांगे उसमें चैलेंज किया भी हुआ है। तो इसलिए वो ट्रांसफर पिटिशन में एक ऑर्डर लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रांसफर पिटिशन में हमने जो रिट पिटिशन पेंडिंग थी बिहार हाईकोर्ट पे, उसमें स्टे भी लिया हुआ है फाइनल हियरिंग पे। तो अगर हम ये आईए डालते हैं और हम कोर्ट के सामने मेंशन करते हैं, चांसेस है कि हमें ऑर्डर मिल सके कि या तो काउंसलिंग को स्टे कर दें या फिर रीओपन करके सारी एप्लीकेशंस और हमें उसमें इंक्लूड किया जाए। तो मतलब एक तरह से ये वकील साहब कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनके लिए तो कोई रास्ता नहीं है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया हम उनको भी रीओपन कराना चाहते हैं। हम तो पोर्टल रीओपन कराना चाहते हैं। मतलब उनको तब फायदा होगा अगर ये पूरा रीओपन हो जाए। पोर्टल रीओपन कराना चाहते हैं। तो प्रेयर ये है, क्योंकि बहुत 99% लोगों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया बिकॉज ऑफ दैट क्लॉज। अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो हमें तो एप्लीकेशन प्रोसेस को रीओपन कराना है। इतने लोगों को जितनी वैकेंसी थी उतने जगह पे शिक्षकों की नियुक्ति हो गई तो वो पूरा प्रोसेस क्या फिर वो रद्द हो जाएगा? जहां पे नियुक्ति हुई है 28/11/23 के बाद, उसको तो रीओपन करवाना ही पड़ेगा, वरना हमारे NIOS DLED के लोग कैसे बेनिफिट करेंगे जहां पे 28/11/23 के बाद नियुक्ति हुई है। यानी कि आप ये कह रहे हैं ना कि यानी कि 28/11/2023 के बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उस पर जो है बादल, खतरे के बादल मंडरा जाएंगे। जी उस पे रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये मान लिया अगर इस याचिका को, अगर आप लोग डालते हैं, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट ये तो बोल चुका है कि इनएलिजिबिलिटी जा चुकी है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट रहेगा कि जो 28/11/23 के बाद हुआ है, हमारा जो पर्पस रहेगा वो रीओपन कराने में रहेगा। उसके बाद जो मेरिट में आए उसको मिले, बट अभी के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको स्टे करना जरूरी है। रीओपन तो यही हुआ ना कि जिनका हो गया उनका भी खत्म करके फिर से नहीं, रीओपन का ये हुआ कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको पहले अप्लाई करने का मौका दीजिए और फिर रिकंसिडर करिए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं कंसीडर कैसे करेंगे जब जगह है ही नहीं। अगर जो नियुक्तियां हुई हैं वो 28/11/23 के बाद है, तो उनको फिर से डिसॉल्व करके, मतलब वो डिसॉल्व, हमारा प्रेयर ये रहेगा कि डिसॉल्व करे, खत्म करे और फ्रेश मेरिट फ्रेश, मतलब जी हमारा प्रेयर यही रहना चाहिए। तो यानी कि 28/11/2023 के बाद जिनकी नौकरी हुई है शिक्षक में, उनको भी सावधान रहने की जरूरत है। क्लास 1 to 5 के लिए उन पर भी खतरा ये मंडरा रहा है कि अगर ये याचिका दाखिल हुई तो फिर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया है और DLED को कह दिया है कि ये इक्विवेलेंट टू रेगुलर कोर्स है, तो और ये फैसला मान्य होगा नवंबर 2023 से। तो उसको पूरा करने के लिए अगर याचिका डाली जाती है तो समझिए कि वो पूरा प्रोसेस फिर से मतलब शुरू करना होगा। जी अगर कोर्ट मानता है इस चीज को तो उस पे इफेक्ट सबका जाएगा। तो ये जो फैसला और ये जो वीडियो है उन दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो जो नौकरी पा चुके हैं, दूसरा जो किसी कारणवश अप्लाई नहीं कर पाए थे और जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन उनका सिलेक्शन इस कारण नहीं हुआ कि उनके पास DLED का सर्टिफिकेट था। तो अब उनका बोनाफाइड राइट बनता है कि अब आपके एप्लीकेशन को रिकंसिडर किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया है। तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ा फैसला और इसके असर जो है बिहार के शिक्षकों पर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भारी असर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल पड़ने वाला है। जिसको जो योग्य था, जो एलिजिबल था, उसको फाइनली कहीं ना कहीं दिन का सूरज देखने को मिलेगा। और इसी बात से मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जरूरी है कि बेस्ट से बेस्ट शिक्षक अपॉइंट हो। इसलिए जब तक मेरिट वाइज चीज नहीं बनेगी, कुछ लोगों को बाहर करके अगर मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है कुछ श्रेणी के लोगों को, जब अल्टीमेटली कंपटीशन पूरा होगा और जो मेरिट लिस्ट प्रॉपर बन के आएगी तभी हमारे देश। और वकील साहब आप एक चीज और बता रहे थे कि अगर इस पे कोई एक्शन लेना है तो वो आप बताते कि बहुत कम समय है। जी कम समय क्यों है? क्योंकि जो काउंसलिंग है वो 16 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, यानी आप कह रहे हो कि काउंसलिंग के पहले ही केस फाइल करके स्टे वगैरह कुछ अगर मिल जाए उस पर कोर्ट का, तभी क्योंकि एक बार हो गया तो फिर तो ये थे हमारे साथ वकील साहब मनदीप कालरा जी, जिन्होंने बताया कि इस फैसले का क्या असर पड़ सकता है बिहार के शिक्षकों पर और शिक्षा व्यवस्था पर। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में
मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।